क्या हमारी दुनिया में एलियंस हैं या फिर नहीं? Oh, weather balloons. It's always a weather balloon. ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों से पूछा गया है। इलॉन मस्क, To the best of my knowledge, there is no evidence for alien life on Earth. इसरो के साइंटिस्ट, Do you believe in aliens, sir? Answer is definitely yes. सदगुरु Maybe there is a little bit of an element of truth in it somewhere. इस इश्यू पर कई मूवीज भी बनी है और कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी है, जैसे एरिया 51 के बारे में। I'm known for working at a classified base near Area 51. And there we reverse engineered alien spacecraft. और एक महीने पहले इस इश्यू पर एक बहुत बड़ी खबर आई जब एक फॉर्मर यूएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बोला कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स रिकवर करे हैं एक क्रैश साइट के पास। As I've stated publicly already in my News Nation interview, biologics came with some of these recoveries. Yeah. Were they, I guess, human or non-human biologics? Non-human. Chaim Eshed is making the extraordinary claim that the United States and Israel have been in contact with a group of aliens. 3 साल पहले एक फॉर्मर इजरायली स्पेस सिक्योरिटी चीफ ने कहा कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। Aliens exist and President Trump knows about it. That's according to Israel's former space security chief. हम जैसे कई आम लोगों ने भी दावा किया है कि उन्होंने एलियंस को देखा है, जैसे इन फोटोज को देखिए। ये आपको कार्टून ड्राइंग्स लगेगी, पर इनके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। आजादी के करीब 3 महीने पहले 31 मई 1947 को उड़ीसा के नयागढ़ इलाके में 2 नौजवानों ने एक दावा किया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एलियंस देखे जिन्होंने अपनी स्पेसशिप नयागढ़ में लैंड करी थी। फिर ये नौजवान एक आर्टिस्ट के पास गए। उस आर्टिस्ट को उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा क्या, और उस आर्टिस्ट ने उनकी कहानियों को फिगर्स में ड्रॉ किया, और ये फोटोज उन कहानियों का नतीजा था। अब हम में से बहुत कम लोग होंगे जो इन नौजवानों की बातों पर विश्वास कर लेंगे, पर ये 2 नौजवान ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसी क्वेश्चन के बारे में सोचा है कि हमारी दुनिया में एलियंस है या फिर नहीं। और मैं उन्हीं साइंटिस्ट की थ्योरीज यूज करके आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहता हूँ। आप में से कई लोगों ने ओपेनहाइमर की मूवी देखी होगी। You are the man who gave them the power to destroy themselves. अब ओपेनहाइमर ने एटॉमिक बॉम्ब जरूर बनाया था, पर उनके साथ एक फिजिसिस्ट था जिनके एक्सपेरिमेंट्स के बिना शायद वो बॉम्ब संभव ही नहीं होता। वो था एनरिको फर्मी। 2 दिसंबर 1942 को फर्मी और उनकी टीम ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिससे हमें दुनिया का पहला सेल्फ सस्टेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से अमेरिका दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बना पाया। An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. It is an atomic bomb. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. पर फर्मी एक और चीज के लिए बहुत मशहूर है, फर्मी पैराडॉक्स। 1950 में एक दिन फर्मी अपने साथियों के साथ लंच के लिए जा रहे थे न्यू मैक्सिको की नेशनल लेबोरेटरी में। उनके साथ कई दिग्गज फिजिसिस्ट थे जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये चारों लोग एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे थे और वो न्यूयॉर्कर मैगजीन की इस कार्टून के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बेसिकली 1950 में एक मिस्ट्री आई। न्यूयॉर्क शहर से कई कूड़ेदान गायब हो रहे थे। ये वही साल था जब कई लोगों ने ये भी कहा था कि उन्होंने आसमान में फ्लाइंग सॉसर्स देखे। The flying saucer mystery makes headlines. A young Frenchman photographed this flying saucer. इसी वजह से 20 मई 1950 को न्यूयॉर्कर ने ये कार्टून पब्लिश करी, जहाँ उन्होंने दोनों स्टोरीज को मिला दिया, दिखाया कि मानो ये फ्लाइंग सॉसर्स न्यूयॉर्क के डस्टबिन्स को लेकर जा रहे थे। इस डिस्कशन के दौरान फर्मी ने एक क्वेश्चन पूछा अपने साथियों से कि हमारी दुनिया में दूसरे लोग हैं कहाँ? Where is everybody? ये सवाल Where is everybody बन गया फर्मी पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स कहता क्या है? हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स जितना बड़ा है, जिसका मतलब है कि अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट की तेजी से जाएगा तो उनको 93 बिलियन साल लग जाएंगे हमारे यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। हर गैलेक्सी में करीब 1 लाख
मिलियन स्टार्स हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से 10 to the power 25 प्लैनेट्स इन स्टार्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। 10 raised to power 25 अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। तो जब इतने बड़े यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सी, स्टार्स और प्लैनेट्स हैं, तो क्या एक और प्लैनेट में एलियंस नहीं हो सकते? इस चीज के बावजूद अगर हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है तो हमें कोई एलियंस क्यों नहीं मिले अभी तक? यही है फर्मी पैराडॉक्स कि बहुत अच्छी संभावना है कि हमारे ब्रह्मांड में एलियंस है, पर इसके बावजूद हमें ये चीज प्रूव करने का सबूत नहीं मिला है। इसी सवाल ने कई साइंटिस्ट को तंग किया है। फर्मी ने यह भी माना कि हर प्लैनेट पर लाइफ नहीं हो सकती। एक प्लैनेट पर लाइफ होने के लिए उसको एक गोल्डीलॉक जोन में होना चाहिए। क्या है ये गोल्डीलॉक जोन? बचपन में आप में से कुछ लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, गोल्डीलॉक्स एंड द 3 बेयर्स की। इस कहानी में 3 भालू होते हैं, पापा, मम्मा और बच्चा। एक दिन उन्होंने नाश्ते के लिए अपने लिए दलिया बनाया होता है और जैसे दलिया ठंडा हो रहा होता है वो घर के बाहर चले जाते हैं। उसी समय एक छोटी लड़की गोल्डीलॉक्स उनके घर में आती है खाना खाने के लिए, पर दलिया की एक प्लेट बहुत गर्म होती है, दूसरी बहुत ठंडी, पर तीसरी परफेक्ट होती है और वो इस दलिये को पूरा खा जाती है। अब मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि फर्मी के हिसाब से हमारा अर्थ इस गोल्डीलॉक जोन में है। गोल्डीलॉक जोन वो एरिया होता है किसी भी स्टार के आसपास जो एकदम सही टेम्परेचर का होता है। वहाँ प्लैनेट ना ज्यादा ठंडा होगा और ना ज्यादा गर्म, और ये तापमान बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। जो अर्थ का डिस्टेंस है सन से वो करीब 150 मिलियन किलोमीटर है और हमारे सोलर सिस्टम का वो गोल्डीलॉक जोन हुआ। इस चीज को प्रूव भी किया था एस्ट्रोफिजिसिस्ट माइकल हार्ट ने। 1978 में उन्होंने एक कंप्यूटर मॉडल पब्लिश किया जहां उन्होंने कहा कि अगर अर्थ 1% ज्यादा दूर होता या 5% ज्यादा नजदीक होता सन से तो हमारे ओशंस लिक्विड फॉर्म में नहीं रहते, या तो वो ओशंस बर्फ बन जाते या फिर स्टीम। इस गोल्डीलॉक जोन को सर्कमस्टेलर हैबिटेबल जोन या फिर CHZ भी कहा जाता है, और हर स्टार का अपना अपना गोल्डीलॉक जोन होता है। अगर स्टार छोटा होता है तो उसका गोल्डीलॉक जोन छोटा, पतला और नजदीक होगा, और अगर स्टार बड़ा होता है तो ये जोन चौड़ा और दूर भी होगा। पर क्या इसका मतलब है कि अगर कोई प्लैनेट इस गोल्डीलॉक जोन में हुआ तो उधर लाइफ होगी? नहीं। MIT एस्ट्रोफिजिसिस्ट सारा सीगर ने कहा कि अगर एक प्लैनेट हैबिटेबल जोन में क्यों ना हो, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उधर लाइफ होगी। तो कौन से फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि प्लैनेट पर लाइफ हो सकती है या फिर नहीं? ये कई तरीके के होते हैं। जैसे एक प्लैनेट किस स्टार के पास है। कुछ स्टार्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं जिनको रेड ड्वार्फ्स कहा जाता है, और उनमें कभी कभी बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है। इस एक्टिविटी को कहा जाता है फ्लेयर्स, और जब ये फ्लेयर्स होते हैं तो इन स्टार्स से बहुत हाई क्वांटिटी के चार्ज पार्टिकल्स निकलते हैं जो किसी भी प्लैनेट पर लाइफ होने की संभावना बहुत कम कर देते हैं। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक प्लैनेट पर लाइफ होगी? एक साइंटिस्ट ने इनफैक्ट इसकी कैलकुलेशन भी करी। जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वो एक फॉर्मूला है जो एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक ने क्रिएट किया था 1961 में, ये कैलकुलेट करने के लिए कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी टेक्निकली एडवांस सिविलाइजेशंस हैं। इस इक्वेशन में 7 वेरिएबल्स हैं जो हमें बताते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारा कांटेक्ट एक इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन से होगा। तो अब हमें इक्वेशन पता है तो हमें इसका आंसर भी पता होगा? नहीं। प्रॉब्लम यह है कि इस इक्वेशन के कई वेरिएबल्स की हमें वैल्यू ढंग से पता नहीं है। साइंटिस्ट पहले 3 वेरिएबल्स को ढंग से एस्टिमेट जरूर कर सकते हैं, पर ये जो 4 वेरिएबल्स हैं इनको अभी तक एस्टिमेट ढंग से नहीं किया गया है। तो हमारे पास एक फर्मी पैराडॉक्स है पर एविडेंस नहीं है, एक इक्वेशन है पर उस इक्वेशन की वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं है। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में एलियंस हैं? कुछ साइंटिस्ट ने ड्रेक इक्वेशन को यूज करके ही इस चीज को प्रूव करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि मान लो कि पूरे ब्रह्मांड में हमारा प्लैनेट ही है जहां लाइफ है। ड्रेक्स इक्वेशन में n है नंबर ऑफ टेक्निकली एडवांस सिविलाइजेशंस इन द मिल्की वे गैलेक्सी। उन्होंने कहा कि अगर n की वैल्यू 1 है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन अकेली सिविलाइजेशन है जहां इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म आई है, और वो प्रोबेबिलिटी थी 1 in 10 बिलियन ट्रिलियन। एडम फ्रैंक जो प्रोफेसर है फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के और जिन्होंने ये पेपर को ऑथर किया, उन्होंने कहा कि 1 in 10 बिलियन ट्रिलियन एक बहुत छोटा नंबर है। वो कहते हैं कि मैं ये नहीं मान सकता कि हमारी सिविलाइजेशन अकेली इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन है, कई और सिविलाइजेशंस हमारे पहले जरूर आई होंगी। और इसके पीछे 3 कारण है। पहला कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में कई सारे प्लैनेट्स हैं,
When I get asked, what are the chances there's life out there? I always answer 100%. Just because there's so many stars and planets. We think pretty much every star has planets. दूसरा कि साइंटिस्ट ने अर्थ पर ऐसी जगह भी लाइफ ढूंढी है जहाँ कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता. We've also discovered life on Earth in environments where nobody expected to find it. We see life all the way deep in the subsurface of the planet, miles down in like gold mines. We see life near volcanic calderas. We see life on nuclear reactors. We see life in the most extremes. और तीसरा कि हमारा यूनिवर्स बहुत पुराना है. इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो कि हमारे यूनिवर्स की पूरी हिस्ट्री एक साल में कंप्रेस कर दें. तो जो बिग बैंग हुआ था जब हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ वो 1 जनवरी का पहला सेकंड था, और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो उस साल का आखिरी सेकंड है. अब इस एक साल में गेस कीजिए कि ह्यूमंस कब उभरे. 31 दिसंबर रात के 10:30 बजे, 11:33 PM को कुकिंग स्टार्ट हुई हमारी दुनिया में, 11:40 को कपड़े और 11:48 को होमो सेपियंस आए. तो साल खत्म होने के आखिरी 12 मिनट में ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, जो आपको अंदाजा देगा कि हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है. तो जिस लाइफ को हम जानते हैं वो यूनिवर्स के एक बहुत छोटे से टाइम में डेवलप हुई है. तो जो और इतना टाइम बचा उसके दौरान भी तो दूसरी लाइफ फॉर्म्स डेवलप हुए होंगे दूसरे प्लैनेट्स में. और अगर ऐसा है तो हम एलियन लाइफ से अभी तक मिले क्यों नहीं है, या फिर एलियंस हमसे क्यों नहीं मिले? इसकी कई थ्योरीज है. जैसे एक थ्योरी कहती है कि किसी भी सिविलाइजेशन को इतना डेवलप होने के लिए जब तक वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए तब तक तो वो सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है. मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को. ये जो आप अपने स्क्रीन पर मैसेज देख रहे हो वो मैसेज था जो ह्यूमंस ने एलियंस के लिए भेजा था 16 नवंबर 1974 को. इस चीज के लिए हमने यूज किया था उस जमाने का सबसे पावरफुल रेडियो टेलीस्कोप. ये मैसेज भेजा गया था स्टार सिस्टम M13 की तरफ जो हर्क्यूलिस कॉन्स्टेलेशन में है. पर M13 करीब 21,000 लाइट ईयर्स दूर है. यानी कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेंगे तो आपको 21,000 साल लगेंगे उस M13 तक पहुंचने के लिए. तो मान लो अगर उनको मैसेज मिल भी गया और उन्होंने एक मैसेज भेजा तो इस पूरे चीज को 42,000 साल लगेंगे. पर 42,000 साल तक क्या हमारी सिविलाइजेशन जिंदा भी होगी? पॉल एलरिच जो स्टैनफोर्ड में एक साइंटिस्ट है, उनका मानना है नहीं. वो कहते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन सस्टेनेबल नहीं है. हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हमें बेसिकली 5 और अर्थ चाहिए होंगे. वो कहते हैं कि हमारे अर्थ पर 8 बिलियन लोग हैं. एल्ड्रिच कहते हैं कि ये 8 बिलियन लोग हद से ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं. हमारा अर्थ कुछ हद तक रिसोर्सेज को रीजनरेट कर पाता है, पर हमारा रिसोर्स कंजम्पशन ऑलमोस्ट दुगना है जितनी रिसोर्सेज अर्थ रीजनरेट कर पाए. जिसका मतलब है कि एक समय आएगा जब अर्थ की सारी रिसोर्सेज कंज्यूम हो जाएंगी, और इसी वजह से हमारी सिविलाइजेशन उनके हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है. साइंटिस्ट ये चीज का दावा बस हमारी सिविलाइजेशन के बारे में नहीं करते, बल्कि दूसरी एलियन सिविलाइजेशंस के बारे में भी करते हैं. ये बताया गया है ग्रेट फिल्टर मॉडल के जरिए, जिसका ये कहना है कि किसी भी सिविलाइजेशन को एक दूसरी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा डेवलप होना होगा, पर उस डेवलपमेंट पहुंचने से पहले ही उनकी सिविलाइजेशन नष्ट हो जाएगी. एडम फ्रैंक जो एक प्रोफेसर है फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के, उन्होंने अपनी रिसर्च के जरिए बताया कि किसी भी सिविलाइजेशन की ग्रोथ के 4 सिनेरियोज हैं. पहले सिनेरियो को कहा जाता है डाई ऑफ मॉडल, जहाँ किसी प्लैनेट की पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज्यादा हो जाएगी जिससे उस प्लैनेट का एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरह बदल जाएगा. प्लैनेट के एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन मर जाएगी. थोड़ी बहुत पॉपुलेशन बच भी जाएगी तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्लैनेट का एनवायरनमेंट ही इतना खराब हो गया होगा. दूसरा मॉडल है सस्टेनेबिलिटी मॉडल. इस मॉडल के हिसाब से प्लैनेट की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो, पर वो पॉपुलेशन एक टाइम पर एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगी जिससे प्लैनेट का एनवायरनमेंट एक टाइम के बाद बदलेगा नहीं, और वो सिविलाइजेशन उस एनवायरनमेंट में आराम से जी पाएगी. तीसरा मॉडल है कोलैप्स मॉडल, जहाँ पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ जाएगी कि उस प्लैनेट की रिसोर्सेज बचेंगी नहीं और इमीडिएटली पॉपुलेशन उस समय कोलैप्स हो जाएगी. चौथा और फाइनल मॉडल है कोलैप्स विद रिसोर्स चेंज मॉडल, जिस केस में प्लैनेट में एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल चेंज आएगा पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से. पॉपुलेशन डिसाइड करेगी कि वो अपना सिस्टम बदलना भी चाहते हैं, पर उस चेंज से एनवायरमेंट में बदलाव आएगा नहीं, लोग फिर भी मारे जाएंगे. और इन चारों मॉडल्स में से अर्थ का है इस स्टडी के हिसाब से
हम चौथे मॉडल में, जहाँ हमें पता है कि हम गलती कर रहे हैं, पर ये रियलाइजेशन बहुत लेट आई है। और इसी वजह से कई साइंटिस्ट कहते हैं कि कोई भी सिविलाइजेशन इतने समय जी ही नहीं पाती कि वो दूसरी सिविलाइजेशंस को कांटेक्ट कर सके। इसी चीज को कहा जाता है ग्रेट फिल्टर मॉडल। जब कई सिविलाइजेशन थोड़ा थोड़ा डेवलप तो होती हैं, उनमें से ज्यादातर सिविलाइजेशंस एक टाइम के बाद नष्ट हो जाती हैं। नष्ट होने का कारण क्लाइमेट चेंज हो सकता है। Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. AI की डेवलपमेंट हो सकती है, But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. या फिर वो निर्णय हो सकता है कि हम अपने समाज में ज्यादा बच्चे नहीं करना चाहते। I think that the biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. तो अगर हम दूसरी सिविलाइजेशन को कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमें ये इंश्योर करना होगा कि हमारी सिविलाइजेशन सस्टेन कर पाए। पर सस्टेन कर भी लिया तो कोई गारंटी नहीं है कि हम एलियंस को कांटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है और वो समय के साथ बड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हर गैलेक्सी के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। मान लीजिए कि आपको एक प्लैनेट दिखा जो 10 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। आपने अपनी स्पेसशिप उठाई और आप उस प्लैनेट की तरफ जाने लगे, पर अनफॉर्चुनेटली जरूरी नहीं है कि आप 10 बिलियन लाइट ईयर्स में उस प्लैनेट तक पहुंच जाओगे, क्योंकि हमारा यूनिवर्स स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। और ये एक्सपेंशन सेम भी नहीं है। जितनी ज्यादा दूर एक गैलेक्सी है, उतनी ज्यादा तेज वो हमसे दूर जा रही है। साइंटिस्ट ने कहा है कि वो गैलेक्सीज जो 18 बिलियन लाइट ईयर से ज्यादा दूर है, उन गैलेक्सीज को हम कभी भी रीच नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब है कि 94% यूनिवर्स हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर आप किसी समुद्र के 6% एरिया में ही मोतियों को ढूंढ रहे हो और आपको उधर मोती ना मिले, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि समुद्र में मोती ही नहीं है। पर इसके साथ साथ एक और पॉसिबिलिटी है कि शायद हम एलियंस को ढंग से ढूंढ नहीं रहे। आज की एस्ट्रोबायोलॉजी रिसर्च में हम एलियंस को ढूंढते हैं उनके केमिकल बायोसिग्नेचर्स से। पर ये केमिकल बायोसिग्नेचर्स है क्या? हम अपनी असल जिंदगी में कई पौधों और जानवरों को देखते हैं और ये जज करते हैं कि वो लिविंग है या नहीं, बहुत अनोखे तरीकों से। कई बार हम एक चिड़िया के पंख देखते हैं, एक जानवर के फुटप्रिंट्स। Right here you can see the claws in each one of these and you can see the heel pad and the four toes. या फिर एक पौधे के सीड्स जो हवा में उड़ रहे होते हैं। इन सभी चीजों को बायोसिग्नेचर्स कहा जाता है। हम पूरे पौधे या फिर जानवर को नहीं देख रहे, हम उस पौधे या जानवर के सिग्नेचर्स ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लाइफ ऐसे केमिकल बायोसिग्नेचर्स छोड़ती है पत्थरों में, पानी में और एटमॉस्फेयर में। इसी तरह कई बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जैसे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स भी बायोसिग्नेचर्स की तरह यूज करे जा सकते हैं। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हमें ऐसे बायोसिग्नेचर्स मिल गए दूसरे प्लैनेट्स में, हम ये कह सकते हैं कि शायद उधर एलियंस हैं। पर इस लॉजिक में एक प्रॉब्लम है। हो सकता है कि एलियन लाइफ इन सेम बायोसिग्नेचर्स पर निर्भर नहीं हो। इसी वजह से अब कई साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि हम एलियन लाइफ को कैसे डिस्कवर करें उन सिग्नेचर्स के बेसिस पर जिनको अभी हम यूज नहीं कर रहे लाइफ को ढूंढने के लिए। पर ये जितना बोलना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि हम तो बस एक तरीके की लाइफ को जानते हैं, उसके अलावा हमने लाइफ देखी नहीं है। ये तो उस तरह हुआ कि मानो आपने कभी कबूतर देखा ही नहीं, पर मैं आपको बोल दूं कि आपको कबूतर ड्रॉ करना। अब ड्रॉ कैसे करोगे? इसी वजह से इन साइंटिस्ट को जब पता ही नहीं कि एलियंस के बायोसिग्नेचर्स क्या है, वो उन चीजों को ढूंढेंगे कैसे। पर एक और पॉसिबिलिटी है कि वाकई में हमारी सिविलाइजेशन पूरे यूनिवर्स में अकेली है। ड्रेक इक्वेशन, इसने यह अनुमान लगाया कि हमारे ब्रह्मांड में कहां-कहां लाइफ हो सकती है, पर ये कोई फैक्ट नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ने एक पेपर पब्लिश किया, डिसॉल्विंग द फर्मी पैराडॉक्स, जहां उन्होंने कहा कि हमारी करंट एस्ट्रोबायोलॉजिकल नॉलेज के हिसाब से 39 to 85% चांस है कि हम इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अकेले हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिसर्चर्स ये नहीं कह रहे कि एलियंस हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो ये कह रहे कि करंट नॉलेज के हिसाब से अच्छी चांस है कि हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं। पर एक पॉसिबिलिटी के बारे में हमने सोचा ही नहीं, वो ये है कि हम शायद एलियंस को कभी कांटेक्ट नहीं कर पाए, पर उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट कर लिया है। और इस कांटेक्ट के हिसाब से हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में हैं। ये कंप्यूटर सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट आपने कई किताबों और मूवीज में देखा होगा, जैसे मैट्रिक्स में। इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कही थी निक बॉस्ट्रॉम ने, जो एक फिलोसोफर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। उन्होंने आर्ग्यू किया
कि 20% चांस है कि हम एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। मानो कि हम एक कंप्यूटर गेम के कैरेक्टर्स हैं। इसके बारे में इलॉन मस्क ने भी बात करी। There's a 1 in billions chance that this is based reality. कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी के पीछे आर्गुमेंट ये है कि 1972 में बहुत बेसिक कंप्यूटर गेम्स थी। You're watching the most exciting game you will ever see on your TV set. कुछ ही सालों में ये कंप्यूटर गेम्स बहुत एडवांस हो गई है। इतनी एडवांसमेंट्स के साथ ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि 50 या फिर 1000 साल में हम ऐसी कंप्यूटर गेम्स बना पाए जिससे हमें पता ही नहीं चले कि कंप्यूटर गेम क्या है और रियलिटी क्या है। और ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी कि हम इतनी एडवांस कंप्यूटर गेम्स बना पाएंगे, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि हम एक कंप्यूटर गेम में जी रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि हमसे पहले कोई सिविलाइजेशन आई हो जो इतनी एडवांस हो गई हो और जिन्होंने हमारी दुनिया एक कंप्यूटर गेम में डिजाइन करी। कंप्यूटर साइंटिस्ट रिजवान वर्क ने कहा कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की 10 स्टेजेस होती हैं। हम अभी स्टेज 5 में हैं, जहाँ वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात हो रही है। हो सकता है कि करीब 100 सालों में हम ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाएं जब हम रियलिटी को सिमुलेट कर पाएंगे। अब ह्यूमंस इस दुनिया में करीब 3 लाख सालों से हैं, तो हम करीब 3 लाख सालों में बहुत बेसिक डेवलपमेंट से इतनी फास्ट डेवलपमेंट तक पहुंच गए। पर हमारा यूनिवर्स 13.4 बिलियन साल पुराना है। तो अगर हम 3 लाख साल में इस पॉइंट तक पहुंच गए, हो सकता है कि कोई सिविलाइजेशन हमसे पहले उस पॉइंट तक पहुंच गई हो। इसी वजह से निक बॉस्ट्रम कहते हैं कि जितनी जल्दी हम इस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के पास आ रहे हैं, उसका मतलब है कि उतनी ज्यादा चांसेस हैं कि हम एक सिमुलेटेड रियलिटी में हैं। और इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग अंजाम है कि अगर हम सिमुलेटेड रियलिटी में हैं, तो कोई ना कोई तो है जो हमसे ऊपर है, जिन्होंने हमारी गेम बनाई। इसी वजह से ये थ्योरी जो साइंटिफिक है बहुत, वो एक्चुअली बहुत मिलती जुलती है कई रिलीजन से। वो रिलीजन जो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर एक भगवान है। अब कुछ लोग उसको भगवान, अल्लाह, जीसस बुलाएंगे और दूसरे लोग उसको बस एक हायर बीइंग या फिर एक कंप्यूटर गेम प्लेयर बुलाएंगे। जो भी हो, हमें बस ये होप करना चाहिए कि वो व्यक्ति एकदम से गेम ओवर ना हो। ये गेम ओवर एक कंप्यूटर प्लेयर ही नहीं, हम खुद भी कर सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करके। अगर आप इंडिया की न्यूक्लियर हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखना, जहां हमने बात करी कि इंडिया ने पहले न्यूक्लियर टेस्ट कैसे किया।